Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss the topic peasant movements in India. Peasant movements discussion करने से पहले students मैं आपसे एक वो शेयर करना चाहती हूँ कि the e-political science channel which currently I am working on. So इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, updates हैं आपके लिए. So please subscribe it if and it will be helpful for you in the long term. So let's begin with today's topic, that is on पेजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया. पेजेंट मूवमेंट्स को समझने के लिए आप जो हमारे पुराने डिस्कशंस रहे हैं सोशल मूवमेंट्स पे, न्यू सोशल मूवमेंट्स पे, प्लीज़ गो थ्रू दैट सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द टॉपिक. सो टुडे विल स्टार्ट विद द पेजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया. पेजेंट मूवमेंट्स को हम तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं. पहला है कॉलोनियल पीरियड, दूसरा है पोस्ट कॉलोनियल पीरियड और तीसरा जो है वो है पोस्ट ग्लोबलाइजेशन पीरियड, या करंट जो पैंडमिक है उसको भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, जो करंट चैलेंजेस है. तो फर्स्ट जो कॉलोनियल पीरियड में जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो एजिटेशंस हुए, जो फार्मर्स ने एजिटेशंस किए, जिसमें कि जो एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं उसमें है इंडिगो रिवोल्ट्स है बंगाल में, चंपारण सत्याग्रह है 1917 का, और वो गांधी जी के नेतृत्व में किया गया वो चंपारण सत्याग्रह में महिलाओं ने अपनी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई. यद्यपि उनकी जो सक्रिय भूमिका के जो आधार हैं उसको बहुत सारे अध्ययन में, बहुत सारी स्टडीज़ में डिस्कस नहीं किया गया है और बहुत ही इलाबोरेट तरीके से अध्ययन में, शोध में नहीं लिखा गया है. तो एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस रही है कि कॉलोनियल पीरियड में जो शोध हुए हैं, जो काम हुए हैं. फॉर एग्जांपल AR देसाई का जो यहाँ पे वर्क है, AR देसाई ने जो कैटेगराइजेशन किया, उन्होंने कहा कि कॉलोनियल पीरियड में जो है उसको हम पेजेंट स्ट्रगल कह सकते हैं, और जो पोस्ट कॉलोनियल है उसमें हम एग्रेरियन खेतीहर जो किसान है उसका आधार दे सकते हैं, और कॉलोनियल पीरियड में हम कृषक आंदोलन का आधार दे सकते हैं. 2 डिवीज़न उन्होंने बताए. गेल ऑम्बेल कहती हैं कि इनको हम ओल्ड में डिवाइड कर सकते हैं और न्यू मूवमेंट में डिवाइड कर सकते हैं. ओल्ड क्योंकि वो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बेसिकली उस पर फोकस रहा, आर्थिक मुद्दों पे फोकस रहा, जो इश्यूज़ हैं, और जो कल्चरल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, जो गैर आर्थिक मुद्दे हैं, वो डिस्कस नहीं किए गए थे. तो गेल ऑम्बेल उन्होंने डिवीज़न किया पोस्ट कॉलोनियल में, वो मुद्दों का सामने आया. कॉलोनियल पीरियड में हालांकि मोबिलाइजेशंस रहा, फार्मर्स का मोबिलाइजेशन रहा, पर उस तरीके से हम मोबिलाइजेशन नहीं देख सकते, उस मास मोबिलाइजेशन को हम नहीं बोल सकते. तो पहला जो यहाँ पे संथाल इंडिगो रिवोल्ट्स है, उसके बाद मैंने आपको चंपारण सत्याग्रह के बारे में कहा कि चंपारण सत्याग्रह में जो है जो भूमिका थी इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में जो थी, उसको उसमें लिखना पड़ेगा. दूसरा जो आप इसमें कॉलोनियल पीरियड में लिख सकते हो वो खेड़ा सत्याग्रह है, बारडोली सत्याग्रह है, उसमें क्या रोल रहा, किसान किस तरह से अपनी भूमिका एजिटेशंस को आगे ले जा रहे थे, सो दैट कि उनकी जो एजिटेशंस हैं वो बेसिकली 2 मुद्दे, एक तो साम्राज्यवाद इम्पीरियलिज्म के खिलाफ, और दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पे सामंतवाद, फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट जो आवाज़ उठाई गई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था और ये भी बहुत बड़ा इश्यूज़ रहा कॉलोनियल पीरियड का. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है पोस्ट कॉलोनियल पीरियड. तो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द तेभागा मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट, नक्सलबाड़ी जो अपराइजिंग था. नक्सलबाड़ी अपराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहा. नक्सलबाड़ी क्योंकि सिद्धू कान्याल और सानू कान्याल का जो इसमें लीडरशिप के अंतर्गत, CPIM आइडियोलॉजी के अंतर्गत बहुत बड़ा आंदोलन ये किया गया, और जो बड़े लैंडलॉर्ड्स के जो के साथ जो संघर्ष हो रहा है, छोटे जो किसानों का, छोटे जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उसको इसमें दर्शाया गया है. और काफ़ी हद तक नक्सलबाड़ी जो विद्रोह है, नक्सलाइट मूवमेंट का भी इसने रूप लिया, और बहुत हद तक लैंड ग्रैब मूवमेंट के इश्यूज़ इसमें आए, नए इश्यूज़ आए, लैंड से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म होने चाहिए, भूमि सुधार कानून पे फोकस किया गया, भूदान आंदोलन आया इसमें. पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के अगर हम डिस्कशन को करें तो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में 2 इम्पॉर्टेंट मेजर फार्मर्स एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने बहुत बड़ा एक ओवरऑल इम्पैक्ट अपना प्ले किया, जिसमें से एक BKU है, भारतीय किसान यूनियन है.
और दूसरा है सेठगाड़ी संगठन जो महाराष्ट्र में है। भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिक्के द्वारा वो लीडरशिप में हुई और सेठगाड़ी संगठन शरद जोशी के लीडरशिप में हुई। तो भारतीय जो महेंद्र सिंह टिकेत की जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका जो एक जो रीजनल आप देख सकते हो जो आधार था, वो वेस्टर्न यूपी था, हरियाणा रीजन्स था। बेसिकली इट हैड ऑल्सो वार्न्ड द गवर्नमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक अपहीवल्स in the a country if India does not bargain to keep agriculture out of the WTO। WTO के जो मुद्दे पे जो एग्रीकल्चर के सब्सिडीज़ का मुद्दा है, और सब्सिडीज़ जो है इंडिया में जो किसान हैं उनको सब्सिडीज़ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, अमेरिका में मिल रहा है तो किसान को किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन का आगे फेस ना करना पड़े, क्योंकि अमेरिका में अगर वहाँ की सरकार प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ अपना रही है अपने जो किसान हैं, तो यहाँ पे इंडिया में भी इस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो BKU है, इसका रोल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिस ऑर्गेनाइजेशन हैड मैनेज टू डू पॉलिटिकल बार्गेनिंग एंड इट हैड दैट पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर्स, जिसकी वजह से इसने कहीं ना कहीं अपना एक रोल, अपना एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया। पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज़रूरी है कि आप इसको कवर करें। नक्सलबाड़ी जो विद्रोह है, आंदोलन है। दूसरा, तेलंगाना आंदोलन जो 1946 में हुआ, इसका भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था और बहुत बड़ा रेडिकल मूवमेंट था, हालांकि वायलेंस भी उसमें हुए। और जो फार्मर्स मूवमेंट है, जो पेजेंट मूवमेंट है, उसमें भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है तेलंगाना मूवमेंट का। और आज जो तेलंगाना स्टेट बना, और जो यू कैन रिलेट विद दैट द इश्यूज ऑफ द फार्मर्स एंड देयर कंसर्न्स, देयर डिसकंटेंटमेंट, देयर डिसएंचैंटमेंट, जो भी उनका असंतोष था जो किसानों का, क्योंकि किसान जो हैं कृषि के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, और कृषि बहुत बड़ा एक फैक्टर है उनके लाइवलीहुड का, उनकी आइडेंटिटी का, उनकी जीवन का, उनके जो आप कह सकते हो डिग्निटी का आधार है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है और उन्हें ऑटोनॉमी देता है, उन्हें सेल्फ ऑटोनॉमस बनाता है। तो रूरल गवर्नेंस की जो बात है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसमें आप देखोगे कि पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में ये चीज़ें जो हैं आगे आई। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जो हरित क्रांति थी 1966 की, वो कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गई। वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और बड़े बड़े किसानों को ही फ़ायदा हुआ। जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स उन्होंने इस्तेमाल किए अपने जो फसलों के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन दुगनी हो गई। पर ये प्रोडक्शन बहुत हद तक बहुत, और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हम देखते हैं तो वहाँ पे ये बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया, और ना उस तरह से वो स्ट्रेंथन हो पाया ये मूवमेंट। तो एक कमी यहाँ पे रही। तो BKU जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कहीं ना कहीं ये सारे इश्यूज़ को, जो इरिगेशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं उसको बढ़ाए जा रहे हैं, उसके मुद्दों को लेकर आना, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किए जाने उनके लिए, खाद्यान्न जो पदार्थ है उस तरह से जो फार्मर्स हैं उनको जो मार्केट प्राइस है उसमें उन्हें मिलने चाहिए, ये जो मेजर इश्यूज़ थे। तो बहुत हद तक इसमें एक इकोनॉमिक इश्यूज़ से, जो इकोनॉमिक इश्यूज़ का कंसर्न है उससे थोड़ा सा बाहर निकल के मोबिलाइजेशन का आधार, एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेतृत्व में भी और प्रेशर ग्रुप्स के संदर्भ में जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रही थी, और ये ऑर्गेनाइजेशंस ने एक पॉलिटिकल जो है आधार लिया। अब नाउ व्हेन वी मूव टू द थर्ड पीरियड, दैट इज़ द पोस्ट ग्लोबलाइजेशन जो हम कह सकते हैं, उत्तर वैश्वीकरण जो युग है, 90s के बाद काफ़ी जो रिफॉर्म्स हुए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसने कहीं ना कहीं एक न्यू लिबरल एजेंडा को अपने सामने लेके आया कि न्यू लिबरलिज्म जो है, अब स्टेट का जो रोल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और जो मार्केट है, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो जो है किसानों के जो इश्यूज़ हैं, उनके जो खाद्यान्न हैं, उनके जो सीड्स हैं, जो भी वो कीटनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो भी प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं वो इंक्रीज़ होती चली गई, और उसमें एक जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जो रोल है उसमें इजाफा हो गया। पोस्ट ग्लोबलाइजेशन के बाद जो कंसर्न जो था जो फार्मर्स का, तो कहीं ना कहीं वो कंसर्न काफ़ी और जो गहरा हो गया उनका कंसर्न, क्योंकि अब जो है स्टेट के बाद वो बियॉन्ड रीच चला गया है, और ग्लोबल पार्टनर्स के हाथों में चला गया। हालांकि ग्लोबल विलेज है, और
ग्लोबल विलेज का आधार ज़रूर है, लेकिन उस ग्लोबल विलेज के आधार में जो उनके इश्यूज़ हैं, बहुत हद तक 90s के बाद हमने देखा है कि फार्मर्स की जो सुसाइड्स हैं, एग्रेरियन अनरेस्ट है, वो बढ़ने लगा। सुसाइड्स जो है, किसानों ने जो आत्महत्या जो करने की जो प्रक्रिया शुरू की, उस वो काफ़ी हद तक महाराष्ट्र में, विदर्भा में, रीजन्स में आए दिन न्यूज़पेपर्स में हमें पढ़ने को मिलता रहा है। तो ये क्यों, ये बहुत ही विकट समस्या रही है। फार्मर्स के जो इशू हैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और 90s के बाद हम देखते हैं 2005 में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आने के बाद, विशेष आर्थिक क्षेत्र के आने के बाद, कहीं ना कहीं जो है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो और बढ़ने लगा। और इस डेवलपमेंट का फ़ायदा जो है, ये जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो जिनके पास मार्जिनल होल्डिंग्स है, उनको उसका फ़ायदा नहीं मिलने लगा। तो एक डिवाइड बहुत जो है, खाई बढ़ता चला गया ग्लोबलाइजेशन के बाद। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि 2005 में जो एक्ट आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो एक्ट आया, उसने कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं उनके जो इश्यूज़ को है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लैंड ग्रैब होने लगे, आपने देखा होगा नोएडा में भट्टा परसौल का जो इशू था, या पॉस्को का आंदोलन, या जो और उड़ीसा में जो आंदोलन होने लगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ख़िलाफ़ होने लगे आंदोलन, वेस्ट बंगाल में नंदीग्राम सिंगूर का इशू जो आया, ये जो इश्यूज़ थे कहीं ना कहीं वहाँ पे लोगों ने, फार्मर्स ने वहाँ पे उसका एजिटेशंस किया, रिवोल्ट किया। भट्टा परसौल में वो जो उन्होंने वो जो कंपनीज़ लेके आए थे अपने प्रपोजल्स, उन्होंने वापस भी ले लिया उसको हालांकि, बट स्टिल द इशूज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मुद्दा अभी भी है, और वो चीज़ें हो रही हैं। और एक जो एक्विजिशन एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो हम जिसे भूमि अधिग्रहण कानून कहते हैं, उसके संदर्भ काफ़ी किसानों की ज़मीन ले ली जा रही है विदाउट एनी कंसेंट। बट स्टिल अब रिसेंट जो बदलाव हुए हैं उसमें, जिसमें कंपेंसेशन भी देने की बात है, रीसेटलमेंट करने की बात है, ग्राम सभा से कंसेंट लेने की बात है, उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। फिर ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड ज़ीरो पे अभी भी नहीं इम्प्लीमेंट है। अभी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी ज़मीन ले ली गई है विदाउट उनके कंसेंट के, ना तो उनको ज़मीन वापस मिली, ना उसके वो पैसे वापस मिले, और ना ही उनको उस के बेस पे उनको कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, कोई नौकरी मिली, कोई ज़रिया मिला। लैंड रिफॉर्म्स में भी हम देखते हैं, अगर हम पोस्ट ग्लोबलाइजेशन में, तो लैंड रिफॉर्म्स भी बहुत हद तक जो है अभी भी वो है, it has not been implemented in a substantive way, and it needs to be implemented in a substantive way, so that कि जो लैंड रिफॉर्म्स के आने के बाद लोगों को, जो फार्मर्स हैं उनको और उसका फ़ायदा हो, और वो अपने जो इश्यूज़ हैं उससे बाहर निकले। तो स्टूडेंट्स, जो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन में जो मुद्दे हैं और बहुत सारे जो अध्ययन हैं, उसमें सोशल और कल्चरल इश्यूज़ फार्मर्स के वो डिस्कस नहीं किए गए। हालांकि सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ ऑफ फार्मर्स को भी डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो सोशल मूवमेंट्स है जिसमें प्रेजेंट मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं, एग्रीरियन स्ट्रगल को स्टडी कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट वन फैक्टर, इट्स अबाउट मल्टीपल फैक्टर्स। ये मल्टीपल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो मल्टीपल लेवल पे हमें समझने की भी इसको ज़रूरत है। यू कैन रेफ़र टू एनी बुक, यू कैन रेफ़र टू घनश्याम शाह, यू कैन रेफ़र टू AR देसाई's वर्क, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, गेल ओमवेल के बुक को आप रेफ़र कर सकते हो, री इन्वेंटिंग रेवोल्यूशन, जब आप प्रेजेंट मूवमेंट पढ़ रहे हो इन इंडिया, रंजीत गुहा के भी आप आर्टिकल और उनके वर्क को आप रेफ़र कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will benefit from our today's discussion on present movement in India, and will relate with the issues which I have raised. And obviously you will always come to me and write to me about the feedback which you have in your mind. So stay home, stay healthy, and take care till we meet next.